दोस्तों, आपने अक्सर रवीश कुमार, ध्रुव राठी या फिर आरफा खानम शेरवानी के मुंह से उमर खालिद का नाम जरूर सुना होगा और इसकी वकालत में ये कहते हुए भी जरूर सुना होगा कि इसे भी आज़ादी का हक है। 6 साल से ऊपर हो चुके हैं पर इसे जमानत नहीं दी जा रही, इसकी सुनवाई तक नहीं हो रही। पर किसी महान आदमी ने पहले ही कहा है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, पर उमर खालिद जेल में ही बंद रहना चाहिए। और उमर खालिद का ये इंटरव्यू देखकर, ये डिबेट देखकर आप भी यही बात बोलोगे। उमर खालिद, आपके राजनीतिक सिलेक्टिविज्म पर सवाल क्यों ना उठे? किसको आतंकवादी माना है और किसको आतंकवादी नहीं माना है, अगर आज की सरकार और आज की पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ जजेस डिसाइड करेंगे तो बहुत ही डेंजरस ट्रेंड आएगा। सर, तो कौन करेगा? आप करेंगे? आप करेंगे? गंगा ढाबे पे डिसाइड होगा सर कि अफजल गुरु आतंकवादी है या नहीं है। ये हम लोग कुछ विषय देश में डिबेटेबल होते हैं और कुछ डिबेटेबल नहीं होते हैं। अफजल गुरु क्या बहुत अच्छा आदमी था या वो आतंकवादी था? आरएसएस तय करेगा। फांसी होनी चाहिए। आरएसएस तय करेगा क्या हम किस बात पर? रोहित जी, ये दुख का विषय है। मिस्टर उमर, will you please keep quiet? Will you please keep quiet for a while? You have raised slogans in favor of Pakistan. You have no right to be preaching me over here. Please be quiet for a moment and be tolerable. एक व्यक्ति मेरे ऊपर विंडो में मुस्कुरा रहा है, वो व्यक्ति है जो अफजल गुरु याकूब मेमन पाकिस्तान उसके फेवर में बोल रहा है। आप बताइए, वो मुस्कुरा रहा है इंडियन टेलीविजन में बैठ के और हम सब सह रहे हैं। दरअसल ये डिबेट उस समय का है जब उमर खालिद जेएनयू में पड़े पड़े फोकट की रोटियां तोड़ रहा था और हमारे ही देश को खरी खोटी सुना रहा था, हमारे ही देश को गलत बोल रहा था, हमारे सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा बोल रहा था और लगातार आतंकवादियों को डिफेंड कर रहा था। जिसके बाद मशहूर राष्ट्रवादी पत्रकार रोहित सदाना ने इसकी ऐसी तैसी कर डाली थी और जम के धोया था। वाकई क्या हुआ था इस डिबेट में और क्यों उमर खालिद को बेल नहीं मिलनी चाहिए, आप खुद देखिए। जेएनयू में यानी कि दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश के खिलाफ बोलना फैशन बन गया। कल शाम वहां पर एक कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम की इजाजत दी गई थी सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर, लेकिन उस कार्यक्रम का पोस्टर यह कहता है अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट। इसके बाद वहां हंगामा हो गया, लेकिन उस हंगामे की जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वहां पर कश्मीर की आजादी लेंगे इसके नारे लगे और अफजल गुरु के पक्ष में भी नारे लगाए गए। इससे पहले हम कन्हैया से कमेंट ले। संबित पात्रा, ब्रेक के पहले लगातार आप हाथ उठा रहे थे, आप अपनी बात कह लें, फिर मैं कन्हैया और उमर से कमेंट लेता हूं। बोलिए। देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन हूं और मैं एक पॉलिटिकल विषय यहां रखना चाहता हूं। एक बहुत विक्षुब्ध करने वाली बात हो रही है। आप देखिए, आपके पैनल में आज कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है। आपने बुलाया या नहीं बुलाया वो अलग विषय है, मगर अभी अगर कोई और विषय होता, कांग्रेस पानी पी पी के 5 बार डिबेट कर चुकी होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी होती। शह देने की जो कोशिश एक सेक्शन का हो रहा है, पॉलिटिकल सेक्शन का। आप कांग्रेस को देखिए, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वो अपने आप को सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की कहती है, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं आप 10 दिन इंतजार करिए, मगर एक बार भी कांग्रेस इसके खिलाफ नहीं बोलेगी, क्योंकि उनको इसमें वोट बैंक की राजनीति नजर आती है। और ये इतना खराब और डेंजरस फिलॉसफी है कि ये इंडिया को बांटने के कगार तक पॉलिटिकल पार्टीज ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के कारण। मैं आपको बता रहा हूं, यहां जो उमर बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है उनके साथ डिबेट करने में, मगर वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं। इन तमाम लोगों को पॉलिटिकल शह प्राप्त है और पॉलिटिकल शह के कारण ही बैठे हुए, ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। आप सोचिए, चंद वोटों के लिए ये हिंदुस्तान के नेता अगर हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांट न देंगे ना, आप देखते जाइए ये चंद वोटों के खेल में ये हिंदुस्तान का क्या करने वाले। एक व्यक्ति मेरे ऊपर विंडो में मुस्कुरा रहा है, वो व्यक्ति है जो अफजल गुरु याकूब मेमन पाकिस्तान उसके फेवर में बोल रहा है। आप बताइए, वो मुस्कुरा रहा है इंडियन टेलीविजन में बैठ के और हम सब सह रहे हैं। संबित पात्रा, मैं जवाब देना चाहूंगा। आप इसे बीजेपी के खिलाफ देख रहे हैं, हम इसे देश के खिलाफ जवाब देना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है, उमर खालिद, आपके राजनीतिक सिलेक्टिविज्म पर सवाल क्यों ना उठे? आप अफजल गुरु के लिए नारे लगाते हैं, आप फिर कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ खड़े होते ना। आप कहते हैं कि देश में फांसी की सजा ही बंद कर दो। आपने अदालत के फैसले को जो मिसरीड किया उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले आपका राजनीतिक सिलेक्टिविज्म है। आप छात्र की शक्ल में राजनीति वहां पर कर रहे हैं, पहली बात तो बिल्कुल नहीं। और उसके बाद आप नारेबाजी करते हैं अफजल गुरु के लिए, जिसको देश आतंकवादी मान के सजा दे चुका है। देखिए, देश किसको, अगर मैं जवाब दे सकूं आपका, देश किसको आतंकवादी माना है और किसको आतंकवादी नहीं माना है, अगर आज की सरकारें और आज की पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ जजेस डिसाइड करेंगे तो बहुत ही डेंजरस ट्रेंड आएगा। सर, तो कौन करेगा? आप करेंगे? आप करेंगे? आरएसएस और भाजपा गंगा ढाबे पे डिसाइड होगा सर कि अफजल गुरु आतंकवादी है या नहीं है। देखिए, द पॉइंट इज कौन नहीं है। See, the point is that आप बताएंगे कौन आतंकवादी है, कौन नहीं है। Everyone has a right to read the judgment. Everyone has a right to read the judgment. आप मुझे जवाब देने के लिए आपने मुझसे एक सवाल पूछा है।
मैं जवाब दूं? मैं तो बोला ही नहीं बीच में, आप बोलिए। जहां तक बात एक जजमेंट का है, इस देश में इस देश के बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं जिसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं। जहां तक इस जजमेंट की बात है, एक शर्मनाक जजमेंट है, एक बहुत ही वीक जजमेंट है। जो जजमेंट बोलता है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं पढ़ के कलेक्टिव सुनाऊं? कॉन्शियस की बात मुझे पता नहीं आप कौन सा जजमेंट पढ़ के आए हैं। मुझे पता है, हालांकि मुझे पता है सर, इस देश के कानून और संविधान को हमने ही लिखा था। सर, मैं पढ़ के सुना देता हूं ना। इसमें 3 जज थे और उन तीनों ने ये बात लिखी है। आप उसके बाद जजमेंट नहीं पढ़, आपको कानून पढ़ने का अधिकार है, आपको उसको एनालाइज करने का अधिकार है जो जजमेंट दी गई है, लेकिन उसे लेकर आप लोगों को भड़काने का अधिकार नहीं रखते, जो आप कल कर रहे थे। इनफैक्ट आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लोग तो भेड़ बकरियां नहीं है कि उनको कहा कि भड़का दे और लोग भड़क जाएं। लोगों का गुस्सा है, और जहां तक मैंने बात करी, वी आर नॉट अलोन। देखिए बड़े कष्ट के साथ मैं 2-3 बात कह दूं। ये हम लोग कुछ विषय देश में डिबेटेबल होते हैं और कुछ डिबेटेबल नहीं होते हैं। अफजल गुरु क्या बहुत अच्छा आदमी था या वो आतंकवादी था? ये आरएसएस तय करेगा को फांसी होनी चाहिए, आरएसएस तय करेगा कि आज हम किस बात पर डिबेट करेंगे। रोहित जी, ये दुख का विषय है। Mr. Omar, will you please keep quiet? Will you please keep quiet for a while? You have raised slogans in favor of Pakistan. You have no right to be preaching me over here. Please be quiet for a moment and be tolerable. I am sorry, I have you not have a raised right, slogans in but favor within of your own Pakistan. space of I have time. not I raised was slogans in favor not, of sir. Pakistan. I was not interjecting you. Please be quiet for a while. I was not interjecting you. Show some courtesy. अब आप अपने समय पे बोलिएगा। Okay, put your point आप across. देखिए, याकूब मेमन को फांसी होनी चाहिए कि नहीं, अफजल गुरु को फांसी हुई कि नहीं, ये आरएसएस नहीं तय करता है सर। मिस्टर ओमर, द आरएसएस डज नॉट डिसाइड दिस। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री डिसाइडेड दिस। आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानिएगा, हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानिएगा, आप हिंदुस्तान को नहीं मानिएगा, आप पाकिस्तान को मानिएगा, और हम सहनशील बन के बैठे रहे, हम आप पे सवाल भी ना करें। ये क्या, ये सहनशीलता है या गुलामी है? ये आप मुझे बता दीजिए। सहनशीलता और गुलामी में बहुत बारीक फर्क होता है। आप हमें गुलामी में धकेलना चाहते हैं, जो मुझे लगता है हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे को मंजूर नहीं होना चाहिए। संबित पात्रा बोलिए। उमर खालिद, जल्दी से, आप हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं या यहां रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद करना चाहते हैं? देखिए, जहां तक बात है पाकिस्तान जिंदाबाद नारे देने की, वहां ना मैंने ना जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने वो नारे दिए। और जहां तक बात कानून और संविधान को मानने की, नारे कैसे लगे करना पड़ेगा। अलग अलग जगह नारे लगाए कि भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप इस बात को झुठला नहीं सकते कि ऐसे नारे नहीं लगे। नारे हमने नहीं लगाए, वहां कुछ बहुत सारे लोग मौजूद थे उस समय, तो सबने देखिए वहां आपने नहीं लगाए तो आई कैन ओनली स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स बिकॉज़ आई वाज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। सर, ऑर्गेनाइजर्स ने मेरे हमारे किसी लोगों ने नारा नहीं लगाया है। बात ये एक बात नारे की नहीं ऑर्गेनाइज, और आप खुद लगा रहे थे उमर, आप खुद लगा रहे थे नारे। उमर, आप किसको झूठा ठहरा रहे हैं? आप खुद इस तरह के नारे लगा रहे थे। कौन सा नारा? आपने खुद ये नारा लगाया कि भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कौन सा नारा मैंने लगाया? जो आपने नारे अभी गिनाए हैं, जो आपने नारे लगाए, बोलिए। जहां तक बात अफजल को सपोर्ट करने की बात है, आप शायद जी न्यूज का वर्जन और आरएसएस का वर्जन और इंडियन स्टेट का वर्जन एक है, लेकिन यहाँ सर इस देश के सुप्रीम कोर्ट और संविधान का वर्जन है, वो राष्ट्रपति की मोहर लगी है उस पर। अगर आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसके लिए आप अदालत के दरवाजे जा सकते हैं, लेकिन आप एक शैक्षणिक संस्थान को चौराहा नहीं बनाएंगे इस तरीके की नारेबाजी के लिए। क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं? सर, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर कोर्ट ने फांसी की सजा पर मोहर लगाई है, अब फांसी हुई है यूनिवर्सिटी में हर एक। और आप अपने आप को पढ़ा लिखा कह रहे हैं, ये सब देखने के बाद ये नारा लगा के। देखिए फाशीवाद, जब फाशीवाद का एक प्लॉय होता है, एक टैक्टिक होता है, एक बात को इतनी बार बोलो, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि सच हो जाए, वो तो आप पर भी लागू होता है सर। स्ट्रक्चर आप 3 साल से कर रहे हैं और आपने फेसबुक पर लिखा है कि तीसरी बार लगातार हमने कामयाबी पूर्वक ये कार्यक्रम आयोजित कर दिया है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप तो उसको मुकुट की तरह तान के चल रहे हैं कि लोग आपको जान जाए कि यही आदमी है जो उनका अफजल की पैरवी करता था। कहीं ना कहीं इस शो का मुझे मकसद वो लग रहा है, जहां तक एक झूठ को आप 100 बार बोल के सच नहीं बना सकते। और आप 3 साल से जो झूठ बोल रहे हैं, पहली बार उस पर सवाल हो गया तो आपको सब कुछ खराब लग रहा है। आपने खुद अपने फेसबुक पेज पर लिखा है 50 लोगों को टैग करते हुए कि 3 साल से जो कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं बड़े शानदार तरीके से इस बार भी हमने आयोजित कर दिया, ये आप लिख रहे हैं। तो ये लागू तो आप पर भी होता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच हो जाता है। समित पात्रा, लास्ट कमेंट, सरकार क्या कर रही है?
आपकी मुझे नाक बहुत के अफसोस नीचे है कि- बात सिंपल सी आपकी बात नाक है। के नीचे वो सब कहाँ- कुछ हो रहा है कहाँ- जिसको आप कहाँ- खुद देशद्रोह कह रहे कहाँ हैं। अफजल गुरु को उसके लॉ बाद एंड भी हो डिनाई रहा किया है। गया, अफजल गुरु लास्ट कमेंट संबित पात्रा, एबीवीपी के लिए काम कर रहा है। लास्ट कमेंट संबित पात्रा। देखिए, सरकार का विषय सरकार जरूर रखेगी, मगर मैं दो छोटी छोटी बातें रख दूं। आपने जो दिखाया था अभी पोस्टर भी, उस पोस्टर को ध्यान से पढ़े तो एक कोशिश यह भी की जा रही है कि हमारे दलित भाइयों को इसके साथ जोड़ के खड़ा किया जाए, अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के साथ। ये देखिए, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश मत कीजिए। और दूसरी बात मैं बता दूं, हिंदुस्तान की जनता आज अगर जी टीवी देख रही है, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि जिस प्रकार का एक कॉन्स्पिरेसी हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए हो रहा है, मैं चाणक्य की लास्ट शब्द कहूंगा, उत्तिष्ठ भारत। हे भारतवर्ष, उठ खड़े होने का मौका आ गया है। ऐसे लोगों को डेमोक्रेटिकली जवाब देने का मौका आ गया है। उत्तिष्ठ भारत, अभी उठ के नहीं खड़े होगे और जवाब नहीं दोगे तो याद रखना, डेमोक्रेटिकली इस इतिहास देश की पुनः जनता ने दोहरा आपको लेगा चुना है आपको। और आपको जिम्मेदारी दी है कि अगर आपकी नाक के नीचे कुछ ऐसा हो रहा है उसको रोकना आपका काम है। उस जिम्मेदारी से भागिए मत। उस डिबेट में भले ही संबित पात्रा डायरेक्ट एक्शन लेने की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन तब से लेकर आज तक लगातार ये इंसान जेल के अंदर बंद है। तब से लेकर आज तक उमर खालिद लगातार बाहर का सूरज नहीं देख पाया है, आज़ादी का मतलब नहीं समझ पाया है और आने वाले जाने कितने सालों तक ये लगातार जेल में ही बंद रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह से इसका केस बनाया गया है वो कहीं से कहीं तक ये तो नहीं दिखाता कि ये बाहर निकलने वाला है या फिर इसके बाहर निकलने की थोड़ी सी भी उम्मीद हो। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।